हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अपनी 5 न्यूक्लिक ए गतिविधि द्वारा आरएनए प्राइमर को हटाता है? ए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डी डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। सी आंसर है इसका सी। डीएनए रेप्लिकेशन प्रकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी 5 से 3 एक्सोल्यूज गतिविधि के माध्यम से आरएनए प्राइमर को हटाता है। इसके साथ ही यह खाली हुए अंतराल को नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर भरने का कार्य भी करता है। यह डीएनए की मरम्मत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का क्या आवश्यक घटक है? ए फास्फोलिपिड्स, बी टेगराइड एसिड, डी सी न्यूक्लियोटाइड्स, डी उपरोक्त सभी। से आंसर है इसका डी। फास्फोरस जो आमतौर पर फास्फेट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, संयोग के लिए एक अनिवार्य घटक है। यह न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, फास्फोलिपिड्स, कोशिका झिल्ली का निर्माण और डेगेराइड एसिड जीवाणु कोशिका भित्ति का एक मुख्य संरचनात्मक घटक है। अगला प्रश्न, जीवाणु स्टेफिलोकेशन आरियन किस प्रकार का जीवाणु है? ए मेसोफाइल, बी मेसोफाइल्स और साइक्लोफाइल, सी साइक्लोफाइल, डी थर्मोफाइल। से आंसर इसका ए मेसोफाइल। एक्टिविकली लोकेटेड आर्यंस का मेसोफिलिक जीवाणु है जो 6.5 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में वृद्धि करने में सक्षम है। इसके विकास के लिए इष्टतम तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु या सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ए कुल जनसंख्या में परिवर्तन, बी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, सी किसी जीव के आधार पर वृद्धि, डी किसी जीव के द्रव्यमान में वृद्धि। से आंसर इसका बी। सूक्ष्म विज्ञान में वृद्धि का अर्थ व्यक्तिगत कोशिका के आकार या द्रव्यमान में वृद्धि होना नहीं, बल्कि कोशिकाओं की कुल संख्या में होने वाली गुणात्मक वृद्धि से है। दूसरे शब्दों में यह सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस विधि का उपयोग जीवाणुओं की संख्या को मात्रात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ए स्प्रेड प्लेट, बी स्ट्रीट प्लेट, सी पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट, डी पोर प्लेट। सही आंसर इसका सी। जीवाणुओं की संख्या को मात्रात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए सबसे प्रमुख विधि प्लेट गणना है, जिससे पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट तकनीकी शामिल है। यह विधि जीवित जीवाणु की गिनती के लिए कॉलोनी बनाने की इकाइयों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म वायु प्रेणी जीवाणु है? ए ट्रोपोनामा, बी बोरेलिया, सी स्पाइरोकाइटा, डी क्रिस्टशिप्रा। आंसर इसका बी। बोरेलिया जीवाणु का एक ऐसा वंश है जो स्पाइरोकीटेस कुल से संबंधित है। ये सूक्ष्म जीव अल्प ऑक्सीजीवी प्रकृति को होते हैं, जिनका अर्थ है इन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वायुमंडलीय 21% की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। अगला प्रश्न है, माइक्रोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का क्या प्रभाव पड़ता है? ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी तीव्र प्रक्रिया होती है, सी इनमें से कोई नहीं, डी ए और बी। से आंसर इसका ए। कोशिका भित्ति के अनुपस्थिति के कारण माइक्रोप्लाज्मा पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यह प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करने वाले एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिकल या क्लोरोफेमिनिकल के प्रति संवेदनशील हैं और इनसे नष्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न, कवक की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक गठन क्या है? ए पेप्टिडोग्लाइकन, बी सेलुलोज, सी काइटिन, डी काइटन सेलुलोज या हेमीसेलुलोज। से आंसर इसका डी। कवक की कोशिका भित्ति का प्राथमिक और अनिवार्य घटक काइटिन है। इसके विपरीत जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन से निर्मित होती है, तथा पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टोकोकोसिस किस रोग का रोग है? ए वायरस संक्रमण, बी फफूंदी संक्रमण, सी परजीवी संक्रमण, डी जीवाणु संक्रमण। से आंसर है इसका बी फफूंदी संक्रमण। क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस बेसिडियोमाइसेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण रोगजनक कवक है। यह क्रिप्टोकोकोसिस नामक प्रणालीगत फफूंद संक्रमण कारण बनता है। यह संक्रमण प्रवाह के माध्यम से फैलता है और मुख्य रूप से फेफड़ों व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सहित शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल मनुष्य के लिए रोगजनक है? ए सेफेलियोरोसिस, बी एकेथ्रोपेटिस, सी क्लोरेला, डी प्रोटोथेका। से आंसर इसका डी। प्रोटोथेका को मनुष्यों का संभावित रोगजनक पाया जाता है। यह प्रणालीगत और चमड़े के नीचे संक्रमण के साथ साथ बसाइंटिक्स में पाया जाता है। अधिकांश शैवाल हानिकारक नहीं होते, लेकिन प्रोटोथेका क्लोरोफिल रहित शैवाल है जो मनुष्य और पशुओं में प्रोटोसिस के कारण बनता है। अगला प्रश्न है,
क्राइसोलेमिनारिन क्या आरक्षित भोजन है? ए बेसिलारियो फाइकोफाइटा, जेंटोफाइकोफाइटा, सी क्लोरोफाइकोफाइटा, डी थियोफाइकोफाइटा। से आंसर है इसका सी, क्राइसोलेमिनारी बेसिलारियोफाइटा या का आरक्षित भोजन है। इनको मुख्य रूप से टाइम्स कहा जाता है। इनमें भोजन क्राइसोलेमिनारिस और वसा तेल के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न, अन्य जीवों को खाने वाले प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? ए परजीवी, बी सहजीवी, सी होलोजोई, डी मृतोपजीवी। से आंसर है इसका सी, होलोजोइक प्रोटोजोआ के प्रोटोजोआ होते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया का अंतर्ग्रहण कर उनका भक्षण करते हैं। पिरामिडियम प्रजाति होलोजोइक है और उन्हें बैक्टीरिया या अन्य प्रोटोजोआ की पूर्ति की आवश्यकता है या पोषण की एक जल संविधि है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम का विभाजन निम्नलिखित में से किस विधि का से सबसे अधिक होता है? ए पुनर्जनन, बी मूलगन, सी द्विभाजिक, डी बहुविभाजिक। सही आंसर है इसका डी। मलेरिया परजीवी का प्लाज्मोडियम में बहुविखंडित बहुविभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे इसको जो गोनी के नाम से जाना था। यह प्रक्रिया इसे मेजबानी के शरीर में तेजी से फैलने में मदद करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लेम्डा फेज वायरस का परिवार है? ए अस्टाइलोविरिडे, बी कार्टियोकोविरिडे, सी माइक्रोविरिडे, डी पेडोविरिडे। से आंसर इसका ए, लेम्डा फेज वायरस अस्टाइलोविरिड परिवार का सदस्य है। गैर एनवेलिप्ड वायरस है जिसमें द्विजुकीय डीएसडीए पाया जाता है। लेम्डा फेज एक बैक्टीरियोफेज है जो कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु गुणसूत्र से जुड़ने के बाद वायरल डीएनए क्या बन जाता है? ए प्लाज्म, बी प्लाग, सी प्रोटोफेज, डी जीन। से आंसर इसका सी, जब वायरस डीएनए जीवाणु गुणसूत्र के साथ एकीकृत हो जाता है तो इस अवस्था को प्रोफेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? ए वाटसन, बी जेनर, सी क्रिक, डी पाचर। से आंसर इसका बी जेनर। टीकाकरण का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। उन्होंने काउपॉक्स वायरस का उपयोग करके चेचक के विरुद्ध पहला सफल टीका विकसित किया था। अगला प्रश्न है, किस वायरस रोग के लिए उत्तक संवर्धन विधि द्वारा हाल ही में टीका विकसित किया गया? ए चेचक, बी रेबीज, सी गलसुआ, डी खसरा। से आंसर है इसका डी, हाल ही में खसरा, मम्पस और रुबेला जैसे विषाणु जनित रोगों के लिए उत्तक संवर्धन विधि द्वारा टीके विकसित किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन डीएनए प्रतिकृति को रोकता है? ए एक्सरे, बी गामा किरणें, सी यूवी प्रकाश, डी कैथोडा किरणें। आंसर इसका सी, पराबैंगनी किरणें कोशिका में डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सी पहली बीमारी थी जिसके लिए कीमोथेरेपी एजेंट का प्रयोग किया गया था? ए चेचक, बी सिफिलिस, सी एड्स, डी मलेरिया। से आंसर है इसका बी सिफिलिस। सिफिलिस पहली ऐसी ज्ञात बीमारी है जिसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी एजेंट का उपयोग किया जाता है। इस बीमारी की खोज पाल एडसेल द्वारा 1910 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उच्च पाराशरण दाब वाले माध्यम में उगाए जाने वाले जीवाणु कोशिकाओं का आकार छड़ के आकार में बदल जाता है? ए लंबी, बी अनियमित, सी छड़ के आकार की, डी गोलाकार। से आंसर है इसका डी, उच्च पराशरण दाब वाली कोशिका फटने से बचने के अनुकूल करते हैं। छड़ के आकार वाली कोशिका गोलाकार हो जाती है, उनमें भारी सुरक्षा संरचना का अभाव होता है जिससे वे भारी दबाव के कारण अपना मूल आकार रखने में असमर्थ होती है। अगला प्रश्न, टायरोसिटीन किसके विरुद्ध अधिक प्रभावी होती है? ए ग्राम ऋणात्मक जीव, बी ग्राम धनात्मक जीव, सी स्पाइरोकीट्स, डी माइकोप्लाज्मा। सही आंसर है इसका बी, टायरोसिन और ग्रामिसीडन जैसी एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती हैं, जबकि पॉलीमिक्स जैसे पदार्थ विशेष रूप से ग्राम नेगेटिव जीवाणु के विरुद्ध कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवाइयों को माइक्रोबियल परीक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे सटीक है? ए रासायनिक और जैविक परीक्षण, बी जैविक परीक्षण, सी रासायनिक परीक्षण, डी भौतिक परीक्षण। से आंसर है इसका सी, रासायनिक परीक्षण विधियां सामान्यतः पर जैविक विधियों की तुलना में अधिक सटीक होती है और कम समय लेती है। हालांकि वे कम संवेदनशील होते हैं, इसलिए रासायनिक अपघटन से बचने और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए इनके अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अमोनिया ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? ए नाइट्रोसिबना ग्रेसिलिस, बी नाइट्रोसोकोकस ओसन्स, सी नाइट्रोसोमोनस यूरोपिया, डी नाइट्रोसोविब्रियो टेनुइस। से आंसर है इसका ए, नाइट्रोस्पना ग्रेसियस का एक नाइट्रिस्ट ऑक्सीकरण जीवाणु है। यह अमोनिया को नहीं बल्कि नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया में शामिल है। फिर अगला प्रश्न, अगला देखो,
सेलुलोज को किस एंजाइम द्वारा सोलोबायोल में विघटित किया जाता है? ए सेलुलोज डिहाइड्रोजिनेज, बी हेक्सोकाइनेज, सी बीटा ग्लूकोसिजन, डी सेल्यूलोज। से आंसर इसका डी। पौधे में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। एंजाइम क्रिया के माध्यम से सेलुलोज इस लंबी श्रृंखला वाले बहुलक को सेलुलोज में विभाजित कर देता है जो 2 ग्लूकोज का युष्म बना होता है। अगला प्रश्न है, सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में निम्न द्वारा अपचित किया जाता है? ए थियोबेसिल्स, थियोऑक्सीजन, बी रोडोडिप्सिन, सी डेसफ्लोटोमेक्वल एसपी, डी प्रकाश संश्लेषण सल्फर बैक्टीरिया। से आंसर है सी। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि डेसफ्लोटोमेक्वल प्रजाति के जीवाणु सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से में अपचयित कर देते हैं। इस प्रकार के कैल्शियम सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, झीलों नदियों के सूक्ष्म जीव में क्या लवण सांद्रता का पनप सकते हैं? ए 1%, बी 1% कम, सी 2.5 से 4%, डी 5%। से आंसर है इसका बी। मीठे पानी की झीलों नदियों में सूक्ष्म जीव लवण के प्रति संवेदनशील होते हैं और सामान्यतः 1% से अधिक लवण सांद्रता पर नहीं बढ़ते, जबकि समुद्री सूक्ष्म जीव उच्च लवण सांद्रता में रहने के अभ्यस्त होते हैं। अगला प्रश्न, मुहाने के इन क्षेत्रों में जहां पोषक तत्वों की कमी है, निम्नलिखित में कौन सा जीव अधिक पाए जाने वाले की संभावना? ए वायरस, बी कोलीफॉर्म, सी मल स्ट्रेप्टोकोकी, डी उपांगयुक्त जीवाणु। से आंसर इसका डी। मुहाने के उन क्षेत्रों में जहां पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, सेयोड्रोमेन्स के अलावा बडिंग या उपांगयुक्त बैक्टीरिया जैसे कोलाबैक्टर के पाए जाने वाली अधिक संभावना। ये जीव कम पोषक तत्वों वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उपचार में अपशिष्ट जल के कार्बनिक घटकों का ऑक्सीकरण शामिल है? ए अंतिम उपचार, बी उन्नत उपचार, सी द्वितीयक उपचार, डी प्राथमिक उपचार। से आंसर इसका सी द्वितीयक उपचार। द्वितीयक या जैविक उपचार अपशिष्ट जल के कार्बनिक घटकों को अवशोषित करने और अंततः ऑक्सीकृत करने के लिए किया जाता है, यानी बीओडी को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों का समूह गाय के स्तन ग्रंथि की नलिकाओं में पाया जाता है? ए माइक्रोकोकी, बी माइक्रोबैक्टीरिया, सी लैक्टोबैसिली, डी कोलीफॉर्म। से आंसर इसका ए। माइक्रोकोकस ल्यूटिस और माइक्रोकोकस वेरिएंस जैसे सूक्ष्म जीव गायों के स्तन ग्रंथियों और दूध उत्पादों के बर्तनों में सामान्यतः पाए जाते हैं। इन्हें प्रोटियोलिटिक गुण कम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में से नष्ट हो जाता है? ए लैक्टोबैसिलस, बी लैक्टोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी कोक्सिएला बेनेडिक्टी। से आंसर इसका बी। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को संरक्षण रखने के लिए क्वालिडियम बोटुलियम को नष्ट करना अनिवार्य है। यह 1 ग्राम घनात्मक बीजाणु बनाने वाली अवायवीय जीवाणु है जो अत्यंत शक्तिशाली और घातक विष उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम उद्योग में निकलने वाली हाइड्रोकार्बन अपशिष्ट का विकसित जीवाणु कोशिकाएं किसका स्रोत होती हैं? ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। से आंसर इसका डी। पेट्रोलियम उद्योग से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन अपशिष्ट को पोषक तत्वों के रूप में उपयोग कर सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं उगाई जाती हैं जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इन्हें एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में जापान, ताइवान और भारत जैसे देशों में खाद्य पूरक के तौर पर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सूक्ष्म जीव डेक्स्ट्रॉन का उत्पादन करता है? ए ल्यूकोनोस्टोन स्टोक मेसेटेराइट्स, बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस, सी बेसल्स थूरिंगेसियंस, डी बेसियल्स पॉलीमाइक्सा। से आंसर इसका ए। ल्यूकोनाइटेस मेसेटेरोइड्स वह सूक्ष्म जीव है जो सुक्रोज के डेक्स्ट्राइन का उत्पादन करता है। डेक्स्ट्रोन का उपयोग खाद्य पदार्थों में स्टेबलाइजर के रूप में और चिकित्सा क्षेत्र में रक्त प्लाज्मा के विकल्प के तौर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, दही का प्रमुख सूक्ष्म जीव क्या है? ए ल्यूकोनोटेस स्ट्रेवोरमा, बी स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, सी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, डी लैक्टोबैसिलस एसिटोफिल्स। सही आंसर इसका सी। दही के उत्पादन के मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स और लैक्टोबैरियस बुल्गारी जैसे सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं। ये किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दूध को दही में परिवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस खमीर का उपयोग सूक्ष्म जीव प्रोटीन के उत्पादन के लिए किया जाता है? ए एरेम
थेसियस एसबी, बी कैंडिडा यूटिलिस, सी सेक्रोमाइसिस सेरेवियसा, डी कैंडिडा मिलरी। से आंसर इसका बी। कैंडिडा यूटिलिस का उपयोग माइक्रोबियल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे अक्सर कागज लुगदी उपयोग के अवशिष्ट पर उगाया जाता है और पशु खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक्रिडाइन ऑरेंज किस प्रकार का उत्परिवर्तक है? ए रासायनिक होगी, बी ट्रांसपोजिशन, सी क्षार अनुपूरक, डी अंतर संकोचन कारक। सही आंसर इसका डी। एक्रिडाइन ऑरेंज एक अंतर्वेशी कारक है जो डीएनए हेलिक्स के बेस पेयर के बीच समाहित होकर डीएनए की संरचना जिसे प्रकृति के दौरान त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उत्पन्न होते हैं जो विकृत कर देती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में लिपोपॉलीसेकेराइड किसकी विशेषता है? ए शैवाल, बी कवक, सी ग्रामीणात्मक जीवाणु, बी ग्राम धनात्मक जीवाणु। से आंसर इसका सी। लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम जीर्णात्मक जीवाणु को कोशिका भित्ति की बाहरी झिल्ली की एक विशिष्ट विशेषता है, जबकि ग्राम सकारात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से टेकेराइड अम्ल पाया जाता है और कवक और शैवाल की कोशिका भित्ति संरचना में जीवाणु की कोशिका भित्ति से बहुत भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व टेकोफोइल अम्लों में मौजूद होते हैं? ए ग्लिसरॉल, बी राइबिटोल अवशेष, सी राइबोट्यूल या ग्लिसरॉल अवशेष, डी ग्लूकोज अवशेष। सही आंसर इसका सी। टेकोफाइल अम्ल जैसे घुलनशील बहुलक होते हैं जिनमें राइबिटॉल या ग्लिसरीन अवशेष फास्फोरेटेड लिंकेज के माध्यम से एक दूसरे जुड़े होते हैं। ये ग्लिसरॉल का राइबिटोल इकाइयां ग्लूकोज, गैलेक्टोज या एन-एसिटिडी ग्लूकोसामाइन जैसे शर्करा से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए प्रोटोनमेटिव बल उत्पन्न होने का स्थान, बी हाइड्रोफिलिस अवरोध, सी हाइड्रोफोबिक अवरोध, डी हाइड्रोफोबिक अवरोध और प्रोटोनमेटिव बल उत्पन्न होने का। सही आंसर इसका डी। कोशिका झिल्ली अधिकांश घुलनशील अवशेषों के लिए अर्धपारगम्य अवरोध के रूप में कार्य करती है। अवरोध है यह प्रोटीन मोटिव बल उत्पन्न करने का मुख्य स्थान है जो एटीपी संश्लेषित के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सबसे जटिल प्रकार के जीवाणु विषाणु में निम्नलिखित कौन सी रूपात्मक विशेषता है? ए पष्ठकोणीय और पूंछ तंतु, बी संकुचनशील आवरण का अभाव, सी पष्ठकोणीय शीर्ष लेकिन पूंछ का अभाव, डी षटकोणीय शीर्ष संकुचनशील आवरण के साथ कठोर पूंछ। आंसर इसका डी। सबसे जटिल बैक्टीरियोफेज में एक षटकोणीय शीर्ष पर एक संकुचनशील आवरण वाली पूंछ और पूंछ के रेशे टोल फाइबर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैम्ब्डा फेज वायरस का परिवार है? ए पेडोवीरियड, बी माइक्रोवीरियड, सी एस्टाइलोवीरियड, डी कार्टिकोवीरियड। से आंसर इसका सी एस्टाइलोवीरियड। लैम्ब्डा फेज वायरस का परिवार है जो गैर एनवेलप्ड होता है और उनमें dsDNA होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन से ई कोलाई के तंतुमय फेज हैं? ए FL, बी T3, सी FLOFD, डी T3 और T7। से आंसर इसका सी। ई कोलाई के तंतु फेज में FLOFD बैक्टीरियोफेज शामिल है। इन सभी वर्ताकार एकल रज्जुकल या एकल कुंडलित DNA होता है। हमारा अगला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, अवेयरनेस एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। इसका पहला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीकी प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित होता है? ए फ्रांसिस क्रिक्स द्वारा, बी लाइनस पॉलिंग द्वारा, सी जेम्स वाटसन द्वारा, डी एलेक्स जेफसन द्वारा। में से कोई नहीं। सही आंसर है उसका डी। सल एक्चुअली फ्रिज ने 1984 में एक लिथेस्टर यूनिवर्सिटी से डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी से विकसित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए जीवित जीवों का उपयोग करके उत्पादन बनाना, बी केवल रासायनिक प्रक्रिया, सी केवल भौतिक प्रक्रिया, डी केवल कंप्यूटिक सिमुलेशन। से आंसर इसका ए। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का विज्ञान है जिसमें जीवित जंतुओं जैसे बैक्टीरिया एंजाइमों का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पादनों और प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। इनमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग मुख्य सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिस्ट्रिकेशन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? ए डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, बी डीएनए को जोड़ना, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी आरएनए प्रतिकृति। सही आंसर इसके रिस्ट्रिकेशन एंजाइम जिन्हें में आणविक कैंची भी कहा जाता है, इनका मुख्य कार्य डीएनए को विशिष्ट पेलियोड्रिम्स अनुक्रमों पर काटना है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या होता है? ए बैक्टीरिया में पाया जाने वाला अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए, बी वायरस का भाग, सी यूकेरियोट्स क्रोमोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। से आंसर इसका ए। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक छोटा वर्ताकार और अतिरिक्त गुणसूत्रीय अणु है। यह मुख्य जीनोम
जीनोमेटिव डीएनए से स्वतंत्र होकर अपनी प्रतिलिपि बना सकता है। इसमें अक्सर एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे विशेष गुण होते हैं और ये प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीटी कॉटन में बीटी का पूरा नाम क्या है? ए बेसिल थ्रिंगिस्टिन, बी बेसिल ट्यूबरकुलोसिस, सी बेसिल एंथ्रोसिस, डी बेसिल सब्सिटिल। सही आंसर है इसका ए। बी कॉटन का पूरा नाम बेसिकल्स बेसिल्स थुरिंगेसियंस है। यह एक मिट्टी में पाई जाने वाली बैक्टीरिया जो कीटनाशक प्रोटीन पैदा करता है। पहला प्रश्न, मानव इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ए रिकम्बिनेट डीएनए तकनीक द्वारा ई कोल में, बी पौधों द्वारा, सी जानवर से निकालकर, डी रासायनिक संश्लेषण से आंसर इसका ए। व्यावसायिक स्तर पर मानव इंसुलिन का उत्पादन रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक का उपयोग करके इनहेरिटेंस पॉली जीवाणु के माध्यम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी प्रोटीन संकलन प्रतिक्रिया, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन में कमी, डी पॉलीमर श्रृंखला प्रतिक्रिया। से आंसर है इसके पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तकनीक का उपयोग डीएनए की प्रतियों के त्वरित परिवर्तन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उपकरण कौन सा है? ए रिस्ट्रिक्शन एंड्रयू निकलेज, बी लाइगेन, सी पॉलीमरेज, डी उपयुक्त सभी। से आंसर है इसका बी डी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंड्रयू निकलेज, लाइगेन और पॉलीमरेज जैसे एंजाइम मुख्य उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में किस पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है? ए विटामिन ए, बी कैरोटीन, बी विटामिन सी प्रोटीन, डी आयरन। से आंसर इसका ए। गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जिसे आनुवांशिक के रूप से संशोधित कर विटामिन ए, बी कैरोटीन से भरपूर बनाया गया। अगला प्रश्न, ट्रांजिटिव जीव क्या कहलाते हैं? ए जिसमें विदेशी जीव डाला जाता है, बी केवल पौधे, सी केवल जानवर, डी केवल बैक्टीरिया। से आंसर इसका ए। वे जीव जिनके जीनोम में किसी अन्य बाहरी या विदेशी जीन प्रविष्ट कराया गया उन्हें ट्रांजिटिव जीव कहते हैं। अगला प्रश्न, आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? ए जीन की अभिवृद्धि को दबाने के लिए, बी जीन को बढ़ाने के लिए, सी डीएनए प्रतिकृति के लिए, बी प्रोटीन संश्लेषण के लिए। से आंसर इसका ए। डीएनए इंटरफेरेंस तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से एमआरएनए के निष्क्रिय करके जीव की अभिव्यक्ति को रोकने या साइलेंस करने के लिए किया जाता है ताकि विशिष्ट हानिकारक प्रोटीन न बन सके। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जीएम फसल कौन सा है? ए बीटी कॉटन, बी बीटी ब्रिंजल, सी गोल्डन राइस, डी रेवलर सर्वर टोमेटो। सही आंसर इसका ए। भारत में वैश्विक खेती के लिए स्वीकृत पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल बीटी कपास है। भारत सरकार ने 2002 में इसकी मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है? बी प्लाजिम्ड, बी कॉस्मिड, सी बीएसी, डी वाईएसी। सही आंसर इसका ए। प्लाज्म जीवाणु में पाए जाने वाले अंतरिक्ष गुणसूत्र डीएनए अणु होते हैं जो सतत द्विगुण की क्षमता रखते हैं, जिनका उपयोग जीन क्लोनिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीआई प्लाज्म किससे संबंधित है? ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियस, बी ई कोलाई, सी बेसिल थुरिंगेसियस, डी राइबोजियम। से आंसर इसका ए टीआई। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्म प्राकृतिक रूप से एग्रोबैक्टीरियम टेम्पेरेचर नामक मदरा जीवाणु में पाया जाता है। इसका उपयोग पौधों में वांछित जीन ट्रांसफर के लिए एक कुशल वाहक के रूप में जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जीवाणु है जो स्वाभाविक रूप से अपने डीएनए किसी पौधे के अंदर भेजकर उसे बदल सकता है। अगला प्रश्न है, जीव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग का अर्थ है? ए एक ही जीन का अनेक प्रतियां बनाना, बी पूरे जीव की नकल, सी केवल कोशिका विभाजन, डी केवल प्रजनन। से आंसर इसका ए। क्लोनिंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोशिका जीन या संपूर्ण जीव का वो आनुवंशिक प्रतिलिपि तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, स्टेवर टमाटर की क्या संशोधित किया गया? ए पकने में देरी, बी अधिक मीठा स्वाद, सी अधिक आकार, डी रंग परिवर्तन। से आंसर इसका ए। फ्लेवर सेवर टमाटर में एंजाइम पॉलीगेलो कटोरोनेज के उत्पादन को कम किया गया। इससे टमाटर की कोशिका भित्ति देरी से नरम होती है जिससे अधिक समय तक ताजा रहता है और परिवहन के दौरान खराब नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारत में बीटी ब्रिंजल पर क्यों रोक लगाई थी? ए पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, बी अधिक उत्पादन, सी कीमत कम, डी निर्यात उत्पादन बढ़ाना। से आंसर इसका ए। जैव सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के कारण से व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
मोराटोरियम अनिश्चित रोग के तहत है क्योंकि इसमें जैव विविधता और स्वदेशी प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न, जैव सूचक का मुख्य उपयोग क्या है? ए रोग निदान और पर्यावरण निगरानी, बी केवल खाद्य परीक्षण, सी केवल रक्त परीक्षण, डी केवल डीएनए परीक्षण। आंसर इसका ए। जैव सूचक वे जीव जैसे लाइक हैं जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन विशेषकर वायु और जल प्रदूषण जैसे SO2 का स्तर के प्रति संवेदनशील होता है। इनका उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, जेनेटिक कोड सार्वभौमिक क्यों कहलाता है? ए लगभग सभी जीवों में समान, बी केवल मानव में, सी केवल पौधों में, डी केवल बैक्टीरिया में। से आंसर इसका ए। इसका तात्पर्य यह है कि यह विशिष्ट गोडाहान लगभग सभी ज्ञात सजीवों बैक्टीरिया से मनुष्य में एक ही अमीनो एसिड के लिए पुष्टि प्रतीत करता है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में प्रमुख लाभ क्या है? ए कीट रोग प्रतिरोध का उत्पादन किसमें, बी केवल फसलों की ऊंचाई बढ़ाना, सी केवल स्वाद बढ़ाना, डी केवल रंग बदलना। से आंसर इसका ए। बायोटेक से ऐसी फसलें विकसित की जाती हैं जो बीमारियों और कीटों से लड़ने में सक्षम है, जैसे बीटी कॉटन, जिससे फसल की पैदावार की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास मोन 531 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रविष्ट किए गए निम्नलिखित जीनों में से किसी चयनात्मक सूचना के रूप में उपयोग किया जाता है? ए क्राई 2AB2, बी क्राई 1AC, सी NPTII, बी CHEY। से आंसर इसका सी NPT सेकंड। इसका मतलब है न्यूमेसिन फोटो फेर ट्रांसफेयर सेकंड, जिनका उपयोग रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान के लिए किया जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिशोध प्रदान करता है। अगला प्रश्न, बायोटेक्नोलॉजी की निम्नलिखित घटनाओं में को उनके घटित होने के क्रम में विकसित करें? ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी गोल्डन राइस, सी डोली भेड़। से आंसर इसका डी ए बी सी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1983 में केरी मुलिस द्वारा आविष्कार है जो डीएनए की तेजी से प्रकृति के लिए उपयोग है। डालीबेट 1996 में इयान विलमुट द्वारा स्कॉटलैंड में क्लोन की पहली संधारी है जो क्लोनिंग तकनीक का मील का पत्थर थी। गोल्डन राइस 2000 में विकसित जो विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जो इनगो पॉलिटिकल द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, गेहूं में हिलबंट रोग के प्रतिरोधक किस्म है? ए पूसा सुबरा, बी IRRI, सी पूसा सदाबहार, डी हिमगिरी। से आंसर इसका डी। हिमगिरी गेहूं की वह किस्म है जो हिलबंट रोग के प्रतिरोधक है। अगला प्रश्न है, सरसों में सफेद कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म है? ए पूसा कोमल, बी पूसा सुबरंग, सी पूसा सदाबहार, डी पूसा स्वर्णिम। आंसर इसका डी। पूसा सराउंडिंग सरसों के किस्म में जो सफेद कीट व्हाइट रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी इंसुलिन से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए RNA, बी tRNA, सी rDNA, डी mRNA। से आंसर इसका सी। अनुवांशिक रूप से निर्मित इंसुलिन का उत्पादन रिकॉम्बिनेशन तकनीक के माध्यम से किया जाता है जिसे इंसुलिन जीन को ई कोलार्ड जैसे बैक्टीरिया के पराजीव में समय दिया जाता है। इस प्रकार तैयार इंसुलिन को हेमिलिसन कहा जाता है। यह रासायनिक और रासायनिक रूप से मानव घनश्चय द्वारा प्राकृतिक रूप से इस तरह की इंसुलिन के समान ही होता है परंतु इसे प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व के पहले क्लोन का नाम क्या अंजात है? ए ऊंट, बी सुअर, सी भेड़, डी बकरी। से आंसर इसका ए ऊंट। इंजान विश्व का पहला क्लोन होता है जिसे 2009 में संयुक्त अरब अमीरात ने क्लोन किया था। विश्व की पहली क्लोन संधारी डाली भेड़ थी। डाली नाम पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु हुई निम्नलिखित किलोमीटर को उत्तर सही है। ए 2005, बी 2007, सी 2001, डी 2003। से आंसर इसका डी 2003। डाली पहली क्लोन भेड़ थी जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 हुआ था और इसका मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा परजीवी ट्रांजिटिव जीव को उत्पन्न करने का कारण है? ए जैविक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जीन, बी जीन कैसे नियंत्रित किए जाते हैं इसका अध्ययन करने के लिए, सी अविलासुलता सुरक्षा का परीक्षण के लिए, डी कायिक संरक्षण बनाने के लिए। से आंसर है इसका डी। पारजीनीय तंतु का निर्माण विशिष्ट जैविक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जीन की कार्यप्रणाली को समझने और औषधि तथा सुरक्षा परीक्षण से अध्ययन के लिए किया जाता है। कायी संरक्षण मुख्यतः पौधों में होता है, तंतुओं में नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? ए यूएसए में, बी रूस में, सी भारत में, डी चीन में। से आंसर है सी भारत में। 2009 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिक
हिंगाइटेन क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से भैंस के प्रथम क्लोन समरूप और उसके बाद गरिमा को विकसित किया। 2013 में क्लोन भैंस गरिमा सेकंड का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के विकास में योगदान रहा? ए एलेक जेफरी, बी स्टेलन कोहे, सी डॉक्टर लाल सिंह, डी रॉबर्ट बॉयर। अगला प्रश्न है, सी लाल जी को लोकप्रिय रूप से भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1971 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नर और मादा सांबा के बीच गुणसूत्रीय अंतर का अध्ययन करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय जैव अणु जिसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसको उत्पादन एक कवक से किया गया है। ए स्टेटिनसल, बी साइक्लोस्पोरिन, ए सी लैक्टिक अम्ल, डी स्ट्रेप्टोकाइजिन। से आंसर है इसका बी साइक्लोस्पोरिन। ए एक प्रतिरक्षा निरोधक कारक है जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण के बाद अंग अस्थिरता को रोकने के लिए किया जाता है। यह ट्रिडोर्मर ट्रिचोड्रेमा पोलिस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी में जीएमओ का सही रूप क्या है? ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ओवरी, बी जेनेटिकली मेड ऑर्गेनिज्म, सी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डी जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सही आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांजिटिव जीव का नतीजा नहीं है? ए टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म, बी बीटी कॉटन, सी गोल्डन राइस सुनहरा चावल, डी पूसा सवर्णिम करण राय। सही आंसर है इसका डी। पूसा सवर्णिम करण राय वर्षों की एक पारंपरिक संकरण किस्म है जिसे संकास या चेंज पद्धति में विकसित किया जाता है। यह ट्रांसजेनिक तकनीक का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध लेने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम था? एक डोली, बी रोजी, सी एली लिली, डी कामधेनु। से आंसर है इसका बी रोजी। वर्ष 1997 रोजी प्रथम ट्रांसजेनिक गाय थी। इसके दूध से मानव अल्फा लैक्टोनिन प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 2.4 ग्राम प्रति लीटर, जो सामान्य गाय के दूध की तुलना में शिशुओं के लिए अधिक पौष्टिक माना गया है। अगला प्रश्न है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी? ए वार्नर, आर्बर, सिमथ और नाथन, बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी बर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए। इसने इसकी खोज की थी। इसमें आणविक कैंची भी कहा था क्योंकि डीएनए में विशिष्ट स्थानों को काटने में है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। बलात्कार व हमले के मामले में अपराधियों की पृथकता में पहचान आइडेंटिटी स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। कारण, डीएनए विश्लेषण के बाल, लार और सूक्ष्म वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं। ऑप्शन है ए और दोनों सही, आर ए का सही का कारण है। बी ए और दोनों सही किंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही आंसर इसका ए, दोनों सही है। अगला प्रश्न, बीटी प्रबंधन किसके निर्माण हेतु प्रयुक्त होते हैं? ए जैव धातु शोधन, बी जैव कीटनाशक उत्पादक, सी जैव उर्वरकता, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका बी बीटी बेगुलेस थुरिंगेजेनियस जीवाणु का उपयोग जैव कीटनाशक फसलों जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल को विकसित करने में किया जाता है। यह जीवाणु एक विशेष विष बीटी टॉक्सिन पैदा करता है जो विशिष्ट जीवों को कीटों को मार देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आईवीएफ का उदाहरण है? ए गिफ्ट, बी जुड़वा, सी प्रजनन शिशु पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए। जेएफटी गिफ्ट तकनीक आईवीएफ का एक उदाहरण है जो तकनीकी रूप से थोड़ा भिन्न है। आईवीएफ में निषेधन शरीर को बाहर होता है जबकि गिफ्ट जीमेट इंट्रोफोलोपियन ट्रांसफर में युग्मों को फेलोपियन ट्यूब में डालता है जहां निषेधित शरीर के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, वह टीका जो पुनर्यौगिक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? ए तीसरी पीढ़ी का टीका, बी पहली पीढ़ी का टीका, सी दूसरी पीढ़ी का टीका, डी चौथी पीढ़ी का टीका। सही आंसर इसका ए। आरडीएनए तकनीक से निर्मित टीकों की तीसरी पीढ़ी को टीका कहा जाता है जैसे हाइपोटाइपिस बी का टीका। अगला प्रश्न, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया जाता है? ए चावल, बी मक्का, सी नहीं ए चावल, बी गेहूं है, सी मक्का है, डी जई। सही आंसर इसका ए। चावल पहली किस्म थी जिसका संपूर्ण जीनोम अनुक्रमित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण परियोजना विश्व भर में वैज्ञानिकों का एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसने 2015 में चावल जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी फरीदाबाद, सी जोधपुर, डी नई दिल्ली। सही आंसर इसका ए। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RGCB केरल के एक राजधानी तिरुवनंतपुरम में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक व्यवसायिक संस्थान है। अगला प्रश्न है,
समन चावल किस पत्ती से विकसित किया गया है? ए लैंगिक जनन द्वारा, बी पराजनन द्वारा तकनीक द्वारा, सी पादप संकरण विधि द्वारा, डी अलैंगिक जनन द्वारा। सी आंसर है इसका बी। समन चावल मुख्य रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें बीटा कैरोटीन उत्पन्न वाले करने वाले जीन डाले गए हैं। इससे इनमें पोषण क्षमता बढ़ जाती है और विटामिन ए की पूरी कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन का तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं? ए बड़ी कोशिकाएं, बी रेड कोशिकाएं, सी मेसेजियल कोशिकाएं, डी स्टेम कोशिकाएं। से आंसर है इसका डी स्टेम कोशिकाएं। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होती है, जो कई बीमारियों के पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें स्टेम कोशिका कहते हैं, जो किसी भी अंग की कोशिका से विकसित हो सकती है। अगला प्रश्न है, सरोगेसी शब्द का अर्थ है? किराएकी को के तरफ से, बी फोस्टर मदर, सी स्थानपत्र पालन पोषण, डी सभी। से आंसर है इसका डी। सरोगेसी एक स्थिति जिसमें एक महिला सरोगेसी मदर किसी दूसरे व्यक्ति या दंपत्ति के बच्चे को गर्भ करते हैं और उसे जन्म देते हैं। इसे आम भाषा में किराएकी को के स्थानांतरण मातृत्व भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तृत्व किसे संबंधित है? ए उत्तक संवर्धन, बी जीन अभियंत्रिक, सी बायोपेंट, डी कोई नहीं। से आंसर इसका ए। कर्तव्य का अर्थ पौधे का भाग है जिसमें उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक नियंत्रित विषमीकृत वातावरण जिसमें पोषण माध्यम से उगाए जाने वाले पौधे का हिस्सा जैसे पत्ती तना जुड़ा होता है, जिसे पूरा पौधा विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण के कीटाणु कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है? ए शॉर्ट विधि, बी मिसाइल विधि, सी शॉटगन विधि, डी शॉटपुट विधि। से आंसर है इसका सी। उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण की कीट कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम बॉयलिस्टिक्स या शॉटगन विधि या जीनगन भी कहते हैं। इसे कण बमबारी में या मुख्य सूक्ष्म प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं। इसमें टंगस्टन या सोने के कणों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस से जीता गया था? ए तुलसी पेटेंट केस, बी नीम पेटेंट केस, सी अदरक पेटेंट केस, डी लौंग पेटेंट केस। से आंसर है इसका बी नीम पेटेंट केस। नीम पेटेंट केस भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था। भारत की ओर से रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी और अन्य संगठनों ने इस जैव पायरेसी के खिलाफ मामला लड़ा। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं? ए रेस्ट्रिक्शन एंड्रोयूक्लिएजेज, बी डीएनए लिगेजन, सी क्षारीय फास्फेटिज्म, डी डीएनए पॉलीमरेजेज। आंसर इसका है डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम प्रतिबंधित एंड्रोन्यूएजन या प्रतिबंधित एंजाइम कहलाते हैं। इन्हें परआण्विक कैंची भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पेटेंट मापदंड में क्या शामिल है? ए प्रकाशित आंकड़े, बी नवीनतम आंकड़े, सी आविष्कारशील कदम, डी औद्योगिक उपयोगी करने में सक्षम। से आंसर इसका ए। पेटेंट मापदंड को प्रकाशित आंकड़े शामिल नहीं है। एक आविष्कार पेटेंट योग्य विषय वस्तु है यदि यह निम्नलिखित मानदंड पूरा करती है। यह फर्स्ट, यह नया होना चाहिए नवीनतम। सेकंड, इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिए या गैर स्पष्ट होना चाहिए आविष्कारशील। थर्ड, यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 5 वर्ष। से आंसर इसका सी। भारत में एक बायो पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख 20 वर्षों से अधिक वैध रहती है। यह अवधि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 1999-2002 के संशोधन के बाद जैविक उत्पादनों, सूक्ष्म जीवों, जीएनएम फसलों रहित सभी पेटेंट के लिए मानक है। अगला प्रश्न है, पादप उत्तक अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है क्या कहते हैं? ए जीवनर्व, बी प्रवाह, सी मूल, डी कार्तेक। से आंसर है इसका डी। कार्तेक पौधे का वह जिनका उपयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है, मूल स्थान से अलग कर कृत्रिम माध्यम विकसित किया जाता है। कार्तेक के उदाहरणों में विभेदोतक, उत्तक, जड़, तना पौधे में और पुष्प भाग वाले शामिल है। अगला प्रश्न है, जीवाणु में उपस्थित अंतरिक्ष वर्तल डीएनए को क्या कहते हैं? ए परिवर्तन डीएनए, बी प्लाज्मिड, सी जीवाणु भोजी, डी पुनः संयोजी जीवाणु। से आंसर है इसका बी। जीवाणु में उपस्थित अंतरिक्ष वर्तुल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में मुख्य क्रोमोसोम डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले प्रतिकृतिकारी गोलाकार डीएनए अणु होते हैं। छोटे गोलाकार दोहरे धागे वाले डीएनए अणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? ए डीएनए लाइगेन, सी बी पॉलीमरेज, सी हाइड्रोलेज, डी प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
से आंसर है इसका डी। प्रतिबंधन एंजाइम जीव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है। यह डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है ए राइबोसोम, बी कोलाइड, सी स्पाइरलिज्म, डी डिप्लोकोकस। सही आंसर है इसका बी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले सामान्य जीवाणु है ई कोलाइड। यह विभिन्न प्रयोजनों के लिए जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ई कोलाइड इस जीवाणु के प्राप्त एक प्रतिबंध एंजाइम है। अगला प्रश्न है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था ए भेड़, बी बकरी, सी चूहा, डी मेंढक। से आंसर है इसका ए भेड़। डाला भेड़ पहली क्लोन भेड़ है का जन्म 5 जुलाई 1998 को था और इसकी मृत्यु 14 फरवरी 2023 को हुई थी। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? ए लालजी सिंह व सहयोगी, बी एम सरदान एवं सहयोगी, सी बी वालेस एवं सहयोगी, डी एलेक जेफरी एवं सहयोगी। से आंसर है इसका डी। डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक सर एलेक जेफरी और उनके सहयोगी द्वारा 1984 में यूनाइटेड किंगडम के लिसेटर विश्वविद्यालय में विकसित की गई थी। इन्होंने डीएनए में मौजूद मिनी सैटेलाइट का उपयोग करके व्यक्ति की अनूठी पहचान करने का तरीका खोजा, जो फोरेंसिक विज्ञान और पितृत्व परीक्षण में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होता। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक डॉक्टर लालजी सिंह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहता है? ए रिचर्ड फेमन, बी लिंस पॉलिम, सी आर्थर वेनबर्ग, डी निकोला टेस्ला। से आंसर इसका ए। अमेरिका भौतिक विज्ञानी या नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन को नैनो तकनीकी का जनक मानता है। इन्होंने वर्ष 1959 में देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम नामक व्याख्यान के परमाणु को नियंत्रित करने की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, क्वांटम डॉट क्या है? एक काल्पनिक नैनोरोबोटिक, बी अर्धचालित नैनो संरचना, सी ए नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचना का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पदार्थ, डी रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप। से आंसर है इसका बी। क्वांटम डॉट्स कुछ नैनोमीटर के आकार के अर्धचालक स्टेटर होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण अद्वितीय प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनको कर्मिक परमाणु भी कहते हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा के स्तर अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रक्रिया होती है? ए स्ट्रोमा में, बी गरेना में, सी कोशिका ध्रुव में, डी प्लाज्मा झिल्ली में, बी प्रकाश संश्लेषण की प्रकार निर्भर अभिक्रिया करोलो प्लांट के थाइलाकोइड्स या ग्रेनी में होती है। यह वह स्थान है जहां क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और जल के अणु को तोड़कर ऊर्जा एटीपी NADPH बनाता है, जबकि प्रकाश अभिक्रिया स्ट्रोमा में आती है। अगला प्रश्न है, किस वयस्क देही कोशिका में क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी है? ए गाय, बी भेड़, सी कुत्ता, डी खरगोश। से आंसर है इसका बी भेड़। डाली नाम की भेड़ थी जिसको 1996 में क्लोन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल जो एक कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है? ए है एस्पाइरुलाइन, बी मिथाइलोफिलिस, सी मिथाइलोपोरेट, सी आर्गेरिक्स, बिस्पोरस, डी ये सभी। इसका आंसर इसका है एस्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल है जो कि एक एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन को मुख्य रूप से पशु आहार, मवेशी, सुअर, मछली के उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन पूरक के रूप में किया जाता है। यह शैवाल कवक बैक्टीरिया से प्राप्त सूखी कोशिकाएं हैं जो कि सोयाबीन और मछली के भोजन को एक अस्थायी विकल्प तैयार करते हैं। इसमें प्रोटीन लगभग 60 से 70 और विटामिन की मात्रा बहुत अधिक है। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ए ग्रेगन मेंडल ने, बी थॉमसन हंट मॉर्गन ने, सी फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, डी फ्रांसिस क्रिक ने। से आंसर है इसका डी फ्रांसिस क्रिक। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत का विचार फ्रांसिस क्रिक ने 1998 प्रस्तुत किया था। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बताता है कि अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए को भी प्रोटीन की और एकादशी के रूप में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, बीटी पादप में बीटी का मतलब होता है ए जैव प्रौद्योगिकी, बी बेसिल थुरिएंजियस, सी वनस्पतिक प्रौद्योगिकी, डी भारत प्रौद्योगिकी। से आंसर है इसका बी। बीटी पादप या बीटी फसलों में बीटी का मतलब बेसिल थुरिएंजियस होता है। यह मिट्टी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक जीवाणु है जो ए से प्रोटीन उत्पादन करता है जो कि विशिष्ट कीटों के लिए विषैले होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस जीवाणु के जिनको कपास, बैंगन, मक्का आदि फसलों में डालकर उनको कीट प्रतिरोध बनाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकारों व डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। इशू रिलेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड डिजिटल राइट। इसका पहला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बौद्धिक संपदा की रक्षा, बी बौद्धिक संरक्षण को प्रोत्साहन देना और संरक्षण प्रदान करना, सी केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, डी विदेशी व्यापार बढ़ाना। से आंसर इसका बी
आईपीआर का उद्देश्य नए विचारों, आविष्कारों, कलात्मक कार्यों, लेखकों को मानसिक श्रम को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना ताकि नवाचारों को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है, भारत में पेटेंट से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है? ए कॉपीराइट एक्ट 1957, बी पेटेंट एक्ट 1970, सी ट्रेडमार्क एक्ट 1999, डी डिजाइनिंग एक्ट 2000। सही आंसर है इसका बी। भारत में आविष्कारों के संरक्षण के लिए मुख्य कानून द पेटेंट एक्ट 1970 जिसमें समय समय पर संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क क्या संरक्षित करता है? ए आविष्कार, बी ब्रांड नाम, लोगो, प्रतीक, सी साहित्यिक रचना, डी औद्योगिक डिजाइन। सही आंसर है इसका बी। ट्रेडमार्क किसी व्यवसाय की पहचान जैसे नाम, ब्रांड, लोगो का स्लोगन को सुरक्षित करता है ताकि कोई अन्य उसका उपयोग न कर सके। कॉपीराइट का संरक्षण कितने वर्ष तक रहता है? सामान्य संराज की मृत्यु के बाद। ए 25 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी जीवन काल 60 प्लस। साहित्य, नाट्य, संगीत और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन काल या उसकी मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक गिनी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ से? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस, डी दिल्ली। से आंसर है इसका बी। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति कब जारी की गई? ए 2013, बी 16, सी 2019, डी 2022। से आंसर है इसका बी। भारत सरकार ने मई 2016 में देश में नवाचार और रचनात्मक बढ़ावा देने के लिए पहली बार व्यापक राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक का उदाहरण क्या है? ए दार्जिलिंग चाय, बी आईफोन, सी पेटेंट दवा, डी उपन्यास। से आंसर इसका ए दार्जिलिंग चाय 2004 में भारत का पहला टेक उत्पादन बन गया था। अगला प्रश्न है, TRIPS समझौता किससे संबंधित है? ए व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, बी केवल पेटेंट, सी केवल कॉपीराइट, डी केवल डिजिटल अधिकार। से आंसर इसका ए। यह व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला प्रश्न, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP एक्ट भारत में का पद क्या है? ए 2021, बी 2023, सी 2025, डी 2019। से आंसर इसका बी। यह अधिनियम 11 अगस्त 2002 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न, डिजिटल अधिकारों में राइट टू बी द फॉरगेटन का अर्थ क्या है? ए डेटा मिटाने का अधिकार, बी डेटा चुराने का अधिकार, सी इंटरनेट उपयोग का अधिकार, डी केवल पढ़ने का अधिकार। से आंसर इसका ए। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को इंटरनेट से अपनी निजी जानकारी जो अप्रासंगिक नहीं है हटवाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, डिजिटल युग में गोपनीयता का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, बी 26 अप्रैल, सी 5 जून, डी 8 मार्च। से आंसर है इसका डेटा प्रवेश दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डेटा प्रवेश संबंधी प्रमुख कानून कौन सा है? ए आईटी एक्ट 2000, बी DPDP एक्ट 2023, सी कॉपीराइट एक्ट, डी पेटेंट एक्ट। से आंसर इसका बी। वर्तमान में DPD एक्ट 2023 भारत में डेटा सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख कानून है। अगला प्रश्न है, सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट किससे संबंधित है? ए डिजिटल डेटा संरक्षण, बी पेटेंट आवेदन, सी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डी कॉपीराइट। से आंसर इसका ए। या डिजिटल डेटा संरक्षण से संबंधित जहां डेटा एकत्रित करने के लिए पहले उपयोगकर्ता को स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, WIPO द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 अप्रैल, बी 28 जनवरी, सी 5 जून, डी 1 जुलाई। से आंसर है इसका 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल की तारीख ली गई क्योंकि इसी दिन 1970 में IPO कन्वेंशन लागू हुआ था। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 13, डी अनुच्छेद 20। आंसर है इसका बी अनुच्छेद 27। अनुच्छेद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित है। यह मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा करता है, इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार भी इसी खंड से अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार के आविष्कार, उत्पादन या प्रक्रिया आदि के लिए पेटेंट उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा कितने समय तक वैध रहती है लेखक की मृत्यु के बाद? ए 10 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 70 वर्ष। से आंसर है इसका डी। लेखक की मृत्यु के बाद बौद्धिक संपदा यानी कॉपीराइट 70 वर्षों तक बने रहते हैं। तब तक उसके उत्तराधिकारी अधिकारधारक उस आविष्कारकर्ता का उपयोग करके उसे बेचने संबंधी किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न आप किसका कॉपीराइट कर सकते हैं? ए साहित्यकृत का, विचार का, नृत्य कला संबंधी कृत का, डी फैशन का। से आंसर इसका ए। केवल साहित्यकृत का कॉपीराइट हो सकता है। एक बार कॉपीराइट प्राप्त हो जाने पर कोई अन्य व्यक्ति इसकी नकल नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा ज्ञात करता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसी ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना आता है? ए नीम प्रतीक, बी प्रतीक लोगो, नाम प्रतीक, अच्छा ए है नाम प्रतीक, बी प्रतीक लोगो, सी लोगो नाम, डी नाम प्रतीक लोगो। से आंसर है इसका डी नाम प्रतीक लोगो।
नाम प्रतीक और लोगो ग्राहकों को उत्पादन में शीघ्र पहचान करने में मदद करता है और नकल को रोकता है। सभी नाम प्रतीक और लोगो किसी विशेष निर्माता कंपनी के ट्रेडमार्क होते हैं। इनमें ग्राहक को पता चलता है कि उत्पादन किस ब्रांड का है। अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क का नकारात्मक पहलू कौन सा है? ए, उपभोक्ता उत्पादों को जल्दी पहचान कर सकते हैं। बी, एकाधिकार शक्ति। सी, ब्रांड विस्तार। डी, नकली उत्पादों से अलग पहचान। सही आंसर इसका सी। अम्ब्रेला ब्रांडिंग को प्रचार विस्तार की कहा जाता है, जिसमें कोई कंपनी किसी एक प्रसिद्ध उत्पादन ट्रेडमार्क का उपयोग करके दूसरे नए बाजार में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए रिलायंस का खुदरा विपणन, मनोरंजन उद्योग, संचार, रेस्तरां आदि में प्रवेश करना। अगला प्रश्न है, पेटेंट का विकास विषय क्या है? ए, कला। बी, आविष्कार। सी, वस्तुएं। डी, विचार। से आंसर इसका बी। पेटेंट हमेशा आविष्कार के लिए होना चाहिए। यह किसी खोज के लिए होना चाहिए। पेटेंट ई मशीन, नई मशीन, निर्माण प्रक्रिया, कविता, कला आदि के लिए दिया जाता है। यह आग जैसी किसी प्राकृतिक खोज के लिए नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, आईपीओ का मुख्यालय कहाँ है? ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बी, लंदन यूके। सी, भारत दिल्ली। डी, स्टॉकहोम स्वीडन। से आंसर इसका ए। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने हमेशा तटस्थता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी की नीति अपनाई। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में जिनेवा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा या कौन से वस्तु भौगोलिक संकेतन में शामिल है? ए, हस्तशिल्प। बी, खाद्य पदार्थ और शिल्प। सी, निर्मित वस्तुएं और खाद्य पदार्थ। डी, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और निर्मित वस्तुएं। आंसर इसका डी। भौगोलिक संकेतन उन वस्तुओं को दिए जाते हैं जिनका उत्पादन उस स्थान पर कई वर्षों से हो रहा है। इस प्रकार उस स्थान को उस विशिष्ट वस्तु का भौगोलिक संकेत प्राप्त है। उदाहरण के लिए गोवा की फेनी अपने स्वदेश पेय की भौगोलिक संकेत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा से संबंधित है, जिसे किसी कंप्यूटर या व्यक्तिगत उपकरण जिस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लग जाता है? ए, डिजिटल पीड़ा। बी, डिजिटल गोपनीयता। सी, डिजिटल मार्केटिंग। डी, डिजिटल सुरक्षा। सही आंसर है इसका बी, डिजिटल गोपनीयता। डिजिटल गोपनीयता किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा से संबंधित है, जिसे किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत उपकरण पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या एक संयुक्त शब्द है जिसमें से 3 उप स्तंभ शामिल है, जैसे सूचना गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता और संचार गोपनीयता? से आंसर है ए इसका डिजिटल अखंडता। बी, डिजिटल गोपनीयता। सी, डिजिटल मार्केटिंग। डी, डिजिटल संरक्षण। सही आंसर है इसका बी, डिजिटल गोपनीयता। डिजिटल गोपनीयता एक संयुक्त शब्द है जिसमें 3 उप स्तंभ शामिल हैं। सूचना गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता और संचार गोपनीयता है, जहां ये सभी किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा से है। अगला प्रश्न है, विभिन्न कौन सा डिजिटल गोपनीयता के 3 स्तंभ के अंतर्गत नहीं आता? ए, सूचना गोपनीयता। बी, व्यक्तिगत गोपनीयता। सी, संचार गोपनीयता। डी, पारिवारिक गोपनीयता। सी आंसर है इसका डी, डिजिटल गोपनीयता में 3 उप स्तंभ शामिल है। सूचना गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता, संचार गोपनीयता। पारिवारिक गोपनीयता को डिजिटल गोपनीयता के तकनीकी स्तंभ से बाहर रखना सही है। अगला प्रश्न है, निजता बनाए रखने के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त समाधान है? ए, निजता केंद्रीय सेवा प्रदान कर उपयोग करे। बी, निजी ब्राउजर विंडो का उपयोग करे। सी, कुकीज को अक्षम करे। डी, एंटीवायरस को इंस्टॉल करे। सही आंसर है इसका डी। डेटा गोपनीयता को संरक्षित करने के लिए कुछ उपयुक्त उपाय आवश्यक हैं, जैसे कि गोपनीयता केंद्रित खोज इंजनों का उपयोग करना, निजी ब्राउजर विंडो का उपयोग करना और कुकीज को अक्षम करना। अगला प्रश्न है, निजता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त समाधान नहीं है? ए, निजता केंद्रित सर्च इंजन का उपयोग करे। बी, सभी लॉजिकल पोर्ट बंद करे। सी, दुर्भावनापूर्ण साइटों और टोरेंटा साइटों का उपयोग न करे। डी, वीपीएन का उपयोग करे। से आंसर इसका बी, सिस्टम को ट्रोजन से सुरक्षित रखने के लिए सभी लॉजिकल पोर्ट बंद कर दिए जाते हैं। गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ उपयुक्त तरीके वीपीएन का उपयोग करना, निजी ब्राउजर विंडो का उपयोग करना और कुकीज को अक्षम करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निजी सर्च इंजन नहीं है? ए, याहू। बी, डकडकगो। सी, स्टार्ट पेज। डी, वोल्फ्राम हल्पा। से आंसर इसका ए, उपयोगकर्ता की खोज गतिविधि को गोपनीयता रखने के प्राइवेसी केंद्रित सर्च इंजन का उपयोग करने वाले डकडकगो, स्टार्ट पेज और वोल्फ्राम अल्फा बी पारंपरिक सर्च इंजन है जो डेटा ट्रैक करता है, इसलिए वह निजी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक निजी सर्च इंजन है और हमारे सर्च डेटा को ट्रैक नहीं करता? ए, गूगल। बी, सर्च इनक्रिप्टिव। सी, बिंग। डी, याहू। सही आंसर है इसका बी, सर्च इनक्रिप्ट एक निजता केंद्रित सर्च इंजन है। यह उपयोग की खोज को स्थानीय रूप से इनक्रिप्ट करता है और ब्राउजिंग सत्र समाप्त होने के बाद सर्च हिस्ट्री को समेत मिटा देता है। इसके विपरीत गूगल, बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन लाभ और विज्ञापन के उद्देश्य के उपयोगकर्ता के डेटा है, जैसे कि आईपी एड्रेस और सर्च पैटर्न को ट्रैक और स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है, खोजी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करना आवश्यक है?
ए निजी ईमेल सेवाएं, बी निजी खोज इंजन, सी टोर ब्राउजर, डी निजी ब्राउजर। से आंसर है इसका बी। खोज डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निजी खोज इंजन का उपयोग करना आवश्यक है। ये आपके खोजे गए सर्च हिस्ट्री या क्वेरी का आपको ब्राउजिंग व्यवहार और आदतों पर नजर नहीं रखते। उदाहरण के लिए सर्च एनक्रिप्टिव, डक गो, स्टार्ट पेज, वोल फोरम, अल्फा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ब्राउजर गोपनीयता के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? ए क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी ओपेरा, डी टोर। से आंसर है इसका डी। ऑनलाइन रिसोर्स गुणमानी को बनाए रखने के लिए टोर ब्राउजर सबसे उपयुक्त माध्यम है। यह उपयोगकर्ता के डेटा को दुनिया भर में विभिन्न सर्वर के माध्यम से रूट करता है और उसे कई परतों में एन्क्रिप्ट कर देता है, जिसमें डेटा के स्रोत का पता लगाना अत्यंत कठिन है। अगला प्रश्न है, किस समय सेवा के द्वारा संचालित विश्वव्यापी वितरित नेटवर्क पर आपके कनेक्शन और लिंक को घुमाकर आपको गोपनीयता की रक्षा करता है? यह गुमनामी की 3 परतें प्रदान करता है। ए कुकी रिमूवर, बी निजी खोज इंजन, सी टोर ब्राउजर, डी वीपीएन। से आंसर है इसका सी। आजकल डेटा संरचना की गोपनीयता का एक प्रमुखता का विषय है। टोर ब्राउजर स्वयंसेवकों द्वारा संचालित विश्वव्यापी वितरित नेटवर्क के माध्यम से आपके कनेक्शन और लिंक को स्थानांतरित करने में आपकी गोपनीयता की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, यदि आप वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं तो आपके डिवाइस और सर्वर के बीच स्थानांतरित रूप से क्या सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट होता है? ए डेटा, बी वायरस, सी संगीत, डी दस्तावेज। से आंसर इसका ए। वीपीएन उपयोगकर्ताओं को एक दूरस्थ या आभासी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति है, जिससे ऑनलाइन गोपनीयता बनी रहती है। वीपीएन का उपयोग करने पर डिवाइस और सर्वर के बीच स्थानांतरित होने वाले समस्त डेटा सुरक्षित के रूप से एन्क्रिप्ट किया जाता है, ताकि उसे कोई अनधिकृत व्यक्ति न पढ़ सके। अगला प्रश्न है, यदि आप वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं तो आपके डिवाइस और सर्वर के बीच स्थानांतरित डेटा सुरक्षित रूप से कहाँ होता है? ए लॉक किया गया है, बी सील बंद है, सी पैक किया गया है, डी एनक्रिप्टिव किया गया। सी आंसर है इसका डी इनक्रिप्टिव किया गया। वीपीएन उपयोगकर्ता को एक रिमोट या वर्चुअल सर्वर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान है। वीपीएन का उपयोग करने पर आपके डिवाइस और सर्वर के बीच प्रभावित होने वाले डेटा सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट होकर प्रसारित होता है और डेटा सुरक्षित और गोपनीयता सुरक्षित करता है। आज हमने ये जो हमारा साइंस अटैक है, इसकी क्लास कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।